नमस्ते। इस भाग में हम चारक, गुप्तचर या स्पाई के बारे में संपूर्ण विवरण देंगे। चारक पद्धति से एक पद ऊपर होते हैं। इसको सेना का विशेष अधिकारी भी कहा जाता है। चारक बहुरूपीय होने के कारण सेना के किसी भी अधिकारी के चाल चल सकते हैं। यहाँ तक वो राजा और अर्थशास्त्री की चाल भी चल सकते हैं। चारक को सेना का विशेष अधिकारी और राजा का भी विशेष अधिकारी कहा जा सकता है। जैसा आप देख रहे होंगे, चारक किसी भी सेना में 4 से अधिक नहीं हो सकते हैं। चारक या गुप्तचर किस प्रकार से चलता है उसको हम उदाहरण के सहित समझते हैं। पहले उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि चारक केवल एक कदम किसी भी दिशा में चल सकता है। कोई भी अधिकारी या विशेष अधिकारी केवल एक कदम ही अपनी क्षमता के अनुसार चल सकता है। परंतु दूसरे उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि गुप्तचर को सेनापति की सहायता मिलने पर या शक्ति मिलने पर वह पद्धति से लेकर राजा तक का चाल चल सकता है। चारक बहुरूपिया है, हम बता चुके हैं, इसलिए वह शक्ति मिलने पर किसी भी पात्र की चाल को चल सकता है। अधिकतम 4 चाल तक वो चल सकता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस चित्र में, जो है 1, 2, 3, 4 चौथे चाल तक चल सकता है। तीसरा विशेष उदाहरण हम समझते हैं जिसमें चारक शक्ति मिलने पर शत्रु के ऊपर से भी गुप्त रूप से विचरण कर सकता है, परंतु केवल शूरवीर की भांति ही अधिकतम 2 कदम किसी भी दिशा में वो चल सकता है। आप देख रहे होंगे इस चित्र में कि सफेद रंग के का चारक काले रंग के शत्रु के ऊपर से लांघते हुए हरे रंग के गोल से चिन्हित हुए क्षेत्रों में जा सकता है, तो शत्रु के ऊपर से वो जंप कर सकता है या कूद भी सकता है। चौथे उदाहरण में देखेंगे कि चारक को शक्ति मिली है, परंतु फिर भी वो 2 बाधाओं को पार नहीं कर सकता। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि केवल आप एक बाधा को ही पार कर सकते हो, तो शत्रु स्वयं एक बाधा के रूप में है, तो शत्रु के ऊपर से जाते हुए किसी भी प्रकार की सीमा को पार नहीं कर सकते। तो इस चित्र में देख रहे हैं कि सफ़ेद रंग का गुप्तचर है, वो काले रंग के शत्रु गुप्तचर के ऊपर से पार जा तो सकता है, परंतु बाधा होने के कारण वह पार नहीं जा सकता। पांचवें उदाहरण में हम देखेंगे कि गुप्तचर शक्ति मिलने पर केवल एक बाधा को ही पार कर सकता है। इस उदाहरण में आप देखेंगे गुप्तचर अपने मित्र के ऊपर से जा रहा है और मित्र के ऊपर से जाते हुए वह किसी भी प्रकार की सीमा को पार कर सकता है। गुप्तचर को सेना और राजतंत्र का संचार तंत्र माना गया है। इसको समझते हैं। चारक और गुप्तचर प्रहार नहीं कर सकते और वह किसी भी शत्रु को धकेल भी नहीं सकते। चारक गुप्तचर बहुरूपीय हैं और शक्ति मिलने पर पद्धति से लेकर किसी भी अधिकारी या राजाधिकारी की भांति सहायता कर सकते हैं या विचरण भी कर सकते हैं। चारक या गुप्तचर सेना और राजतंत्र के लिए सेतु का कार्य करते हैं। गुप्तचर भी सेना के पद्धति से लेकर सेनापति तक का पदोन्नति कर सकते हैं। इस भाग में चारक या गुप्तचर के पदोन्नत होने की स्थिति को समझते हैं। चारक पदोन्नत होकर केवल गजारोही बन सकते हैं। चारक केवल शक्ति संपन्न पात्रों की सहायता से ही पदोन्नत हो सकते हैं और पदोन्नति कराने वाले शक्ति संपन्न पात्र हैं राजा, अर्थशास्त्री अथवा गुप्तचर। सेनापति भी शक्ति संपन्न पात्र है, परंतु वह चारक का पदोन्नति या पदावनति, जिसे डिमोशन भी बोलते हैं, दोनों नहीं कर सकते हैं। दोषी गुप्तचर को पदोन्नति नहीं दी जा सकती, परंतु दोषी गुप्तचर को डिमोशन देकर पद्धति बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, गुप्तचर को सेनापति और राजऋषि भी पदावनति या पदोन्नति दोनों नहीं कर सकते।
गुप्तचर को सेनापति द्वारा पदोन्नति इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि गुप्तचर के पास अधिक शक्तियां हैं। आइए पहला उदाहरण देखते हैं। गुप्तचर शक्ति लेकर अपने ही स्थान पर गजोरी बन सकता है। गुप्तचर अपने स्थान से 1 से लेकर 4 कदम बढ़कर भी गजोरी बन सकता है यदि गंतव्य स्थान पर शक्ति प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, बाधा पार करने पर पात्र की शक्ति 0 हो जाती है, अतः बाधा के पार शक्ति मिलने पर भी पदोन्नति नहीं होती। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि गुप्तचर दूसरे गुप्तचर की सहायता से सबसे अंतिम दुर्ग क्षेत्र में पहुंच गया है और दुर्ग क्षेत्र में कभी सीमा नहीं थी, इसलिए बड़े आसानी से वो पहुंच गया है। तो गुप्तचर राजा और अर्थशास्त्री की भांति विरोधी के दुर्ग किले में पहुंचकर भी पदोन्नति ले सकता है। यह भी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है कि किसी भी स्थिति में 2 से अधिक गजारोही नहीं हो सकते। गुप्तचर महल में निष्क्रिय हो जाते हैं। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। पहले उदाहरण में आप देख रहे हैं कि निष्क्रिय गुप्तचर स्वयं की सहायता से महल के बाहर नहीं आ सकते। आप देख रहे होंगे ये पीले महल में 2 गुप्तचर हैं, 2 अलग अलग महल हैं। इन दोनों महल से गुप्तचर बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि दोनों निष्क्रिय पड़े हुए हैं। दूसरे उदाहरण में आप देख रहे होंगे गुप्तचर महल में भी हैं। यदि गुप्तचर महल में भी हैं और सक्रिय भी हो जाएं तो भी गुप्तचर किसी भी अधिकारी को घात की शक्ति दे ही नहीं सकते, प्रदान ही नहीं कर सकते। इस स्थिति में आप देख रहे होंगे कि 2 गुप्तचर महल में हैं, पीले महल में हैं, और उनमें से गुप्तचर नंबर 2 को गुप्तचर नंबर 1 ने सक्रिय कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि बाहर वाले गुप्तचर ने महल के अंदर वाले गुप्तचर को सक्रिय कर दिया है, परंतु सक्रिय होने पर भी वह गुप्तचर आधे सुप्तावस्था में है, मारक शक्ति से लैस नहीं है। ऐसी स्थिति में वह प्यादे जो 3 नंबर से अंकित है उसको विरोधी पात्र को मारने की शक्ति प्रदान नहीं कर सकता। तो इस स्थिति में प्यादे को अपने ही किसी दूसरे अधिकारी की सहायता लेनी पड़ेगी। तीसरे और अंतिम उदाहरण में आप देख रहे हैं कि गुप्तचर महल में भी है और यदि सक्रिय भी हो जाए तो भी गुप्तचर किसी भी अधिकारी को सीमा भेदन या तोड़ने की शक्ति भी प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि सीमा भेदन के लिए या घात करने के लिए भी पूर्ण सक्रिय होना आवश्यक है। यहाँ देख रहे होंगे कि 2 नंबर के सेनापति ने 1 नंबर के विचारक को, गुप्तचर को, जो कि महल में ही निष्क्रिय था, उसको सक्रिय बना दिया है, परंतु महल में होने के कारण वह सेनापति को भेदन की शक्ति प्रदान नहीं कर पा रहा है और सेनापति सीमा को नहीं भेद सकता। क्रॉसिंग से देख रहे हैं, ये भेद नहीं सकता। गुप्तचर के बारे में संपूर्ण विवरण समाप्त हुआ इस वीडियो में। धन्यवाद।